जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं उनका इंटरव्यू ले रही हूँ, क्योंकि इस तरह के लोगों की ज़रूरत है हमें। और जो ये शौक़ रखती हैं, जिस तरह का उन्होंने सफ़र गुजारा अपनी ज़िंदगी का, वो वाकई काबिल तारीफ़ है और उसको शी डिज़र्व्स दैट। और मज़े की बात, अगर मैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से अगर बात करूँ तो ये ज़रूर बताना चाहूँगी, पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू की तरवीज और उसकी फ़रोग़ पर जो है गुजार दी। और अभी बहुत कुछ वो उर्दू के हवाले से कर रही हैं। कितना कुछ कर रही हैं ये हम उनसे ख़ुद जानेंगे। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी और वहाँ पर भी उर्दू की फ़रोग़ और तरवीज के लिए बहुत कुछ किया। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ज़री यासीन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत खूब अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाईं, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और आज हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपकी टीम का और आपके प्रोग्राम का कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। बेहद शुक्रिया। अच्छा, आपसे सबसे पहला तो सवाल ये ज़रूर करना चाहूँगी कि अभी जैसे मैंने आगाज़ में बताया भी कि आपने इंग्लिश लिटरेचर में जो है मास्टर्स किया, और एकदम से ये जो उर्दू की तरफ आपके खिंचाव था, लगाव था, वो किस तरह से आपको आया? उर्दू देखिए ना, हमारी मादरी ज़बान है। बेशक। और हमारे घरों में उर्दू बोली जाती है जी। और इसी वजह से एक्चुअली मेरी फैमिली में भी बहुत से शायर और अदीब थे। और अमीर मिनाई का नाम सुना होगा, वो मेरी अम्मी के फोर फादर्स में से थे। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा भी मेरी दो फूफियाँ थीं जो इंडिया से एक रिसाला निकालती थीं। सबसे पहला ख़वातीन का रिसाला उन्होंने ही निकाला, खातून मशरिक़ के नाम से। तो हमारी ख़ानदान में ये लिखने लिखाने का और अदब से वाबस्तगी मौजूद मतलब थी। आपके घर के अंदर ही वो माहौल मौजूद थी, था, जो शायद आप ना अपनाती तो उसके बगैर गुजारा नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं है। मेरी दूसरी बहनें भी हैं, वो लिखती नहीं हैं। अच्छा। ज़ौक़ रखती हैं शायरी का और अदब का, लेकिन वो लिखती नहीं हैं। लेकिन इत्तफ़ाक़ ये था कि मुझे मेरा लगाव इस तरफ हुआ और मैंने लिखना शुरू किया, और बहुत छोटी उम्र में लिखना शुरू किया और उर्दू में ही लिखना शुरू किया। जिस ज़माने में मैं मास्टर्स कर रही थी जी, उस ज़माने में मैंने कुछ अंग्रेज़ी में भी लिखा, लेकिन जैसे कहते हैं कि वो मादरी ज़बान में जो इंस्पिरेशन होती है आपकी, राइट, वो उसी में होती है, तो मैंने ज़्यादातर उर्दू में ही लिखा। अच्छा, आपने जो उर्दू में लिखा वो क्या था? मोस्टली शायरी की तरफ आप गई या नसर की तरफ? मैं शायरी की तरफ ज़्यादा गई। अच्छा, और ये जो चुनाव था ये क्यों था? ये नेचुरल था बिल्कुल। उसकी वजह ये हुई कि मुझे मेरे जैसे कहते हैं ना जिसको आमद, शायरी में एक चीज़ होती है आमद, तो मैं बहुत छोटी उम्र से छोटी छोटी नज़में लिखा करती थी। और हमारा कॉलेज स्कूल मैगज़ीन जो था उसमें वो छपती भी थी। और फिर उसके बाद कॉलेज मैगज़ीन की तरफ आए, कॉलेज में आई तो कॉलेज मैगज़ीन में मेरी से वाबस्तगी हुई और वहाँ पर मेरी चीज़ें छपनी शुरू हुई। ठीक। और इंटर कॉलेजिएट मुशायरों में मैंने शिरकत करनी शुरू की। सही। और अगर देखा जाए तो माशाल्लाह से एक किताब तो आपकी शाया हो चुकी है, 2 बुक्स आपकी पाइपलाइन में। तो जो शाया हुई है उसके बारे में ज़रा बताइएगा, उसका टॉपिक क्या था और लिखने से पहले क्या आपकी सोच थी? अच्छा, ऐसा है कि उसके गज़लें हैं ज़्यादातर, उसमें कुछ नज़में हैं, और मैंने उसके पीछे कोई मेरा एक बाकायदा कोई प्रोग्राम नहीं था कि उसको छापा जाए या कुछ को शाया किया जाए। लेकिन इसमें मैं कहूँगी कि मेरे रफ़ीक़े हयात, इसमें उनकी काविश बहुत शामिल है। उन्होंने एक दिन सारा मेरा जो रफ़ काम था वो सारा संभाला, उठाया और शाया करने के लिए दे दिया। और उसका, मेरी किताब का उन्वान है मेरे ख्वाब। मेरे ख्वाब। हाँ, और उसमें मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं। हाय। जो अमूमन मेरा ख्याल है जो लड़कियाँ आँख खोलते ही देखना शुरू करती हैं, सही, उसी से वाबस्ता हैं वो किताब। सच अ ब्यूटीफुल थॉट। मतलब ख्वाबों की, एक तो होता है ना कि इंसान ख्वाब देख रहा होता है, किसी को सच मानता है, किसी की ताबीर के ऊपर जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है। आपने एक एक छोटी चीज़ को भी किया, तो वो अब कितनी खूबसूरत एक काविश है आपकी। उसमें
मेरी सिर्फ मेरे ज़ाती ख्वाब नहीं हैं, उसमें मेरे कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो मेरे अपने मुल्क के लिए थे। माशाल्लाह, कुछ ख्वाब ऐसे थे जो मेरी आइंदा नस्ल, आने वाली नस्लों के लिए थे। क्या बात है, क्या तो बात ये है। इस तरह से था। सही। अच्छा, अभी ये भी बात हो रही थी कि अमेरिका में आपने काफ़ी अरसा अपनी ज़िंदगी का गुजारा और वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी किया आपने और उसके बाद आप वहाँ पर उर्दू भी पढ़ा रही हैं। तो ये जो एक उर्दू को आगे फ़रोग देने का जो सिलसिला आपने जिसका आगाज़ किया, उसके पीछे कोई इंस्पिरेशन थी? जब मैं अमेरिका गई और मैंने ये देखा कि हमारी एक पूरी नस्ल जो वहाँ पैदा हुई है और उसमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं, जो वहाँ पैदा हुई है और वो अपनी ज़बान से नाबलद है और उनमें से बेशतर बच्चे लिखना और पढ़ना नहीं जानते, उर्दू बोलते हैं, जो घर में मिली जुली अंग्रेज़ी मिली जुली उर्दू बोलते हैं, लेकिन उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। सही। तो सबसे पहले मैंने आगाज़ किया, वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है सीपी लैंग्वेजेस, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी बच्चे नहीं पढ़ते बल्कि अमेरिकन्स भी पढ़ते हैं उर्दू। तो वहाँ मैंने कुछ पार्ट टाइम शुरू किया। उसके बाद कीन यूनिवर्सिटी एलिज़ाबेथ न्यू जर्सी में है, उसका शोबा था लिंग्विस्टिक का, उसको मैंने ज्वाइन किया और वहाँ मैंने कोई 6-7 साल वहाँ पर उर्दू पढ़ाई मैंने। और लिंग्विस्टिक की एक्सपर्ट तो आप हैं, तो कितनी मुख्तलिफ ज़बानों को आपने फोकस नहीं, किया? मैं बहुत एक्सपर्ट इंग्लिश में जानती हूँ अच्छी खासी उसके बाद पर्शियन और अरबिक भी की शुद्ध बुद्ध है, अरबिक की थोड़ी सी। अच्छा। तो उसमें कभी लिखने का आपने कभी सोचा? पर्शियन में अक्सर अशार का मिसरे हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और अभी अरबी में नहीं। अच्छा, अरबी में नहीं। सही। अच्छा, उर्दू में तो वाकई आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो आगे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कोई ऐसी चीज़ें जो आप चाहती हैं कि उर्दू के लिए बड़ी अच्छी साबित होंगी, उसको फ़रोग़ दिलाने के लिए, तो उस पर क्या काम कर रही हैं आप? दरअसल हम कोशिश करते हैं कि हर गर्मियों की छुट्टियों में हम बच्चों को जमा करें, पाकिस्तानी बच्चों को, ठीक है, और उनको हम एक कैंप लगाते हैं उर्दू का। सही। उसमें मैं अकेली नहीं हूँ, हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप शामिल है। ये कंबाइंड एफर्ट है, मेरा ज़ाती एफर्ट नहीं है। और कोई भी चीज़ जो है ना वो अकेले नहीं होती। उसके लिए जाहिर है एक ग्रुप, एक साथियों की ज़रूरत होती है जो आपके टीम वर्क ऑब्वियसली ज़रूरी है। हाँ, टीम वर्क, और वो ऐसा टीम वर्क जो लाइक माइंडेड हो। बिल्कुल सही बात। जो इस बात की अहमियत को समझते हों कि उर्दू की तजवीज़ कितनी ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम इस वक्त ये काम नहीं करेंगे तो हमारी अगली नस्ल जो है वो वहाँ पर उर्दू बिल्कुल भूल जाएगी। ये बात तो हकीकत है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो प्रोग्राम्स तरतीब दें, बच्चों को बुलाते हैं, पढ़ाते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना सिखाते हैं, और प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग है ये। अच्छा। प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हम छोटे छोटे और उसके थ्रू हम उनको बच्चों को। सही। तो आपको क्या लगता है रिस्पांस किस तरह का बच्चों की तरफ से आ रहा है? वो उस चीज़ को इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में? एक तो होता है ना कि एक तो शौकीन होते हैं बच्चे, इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और एक होता है कि भाई पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं। नहीं, एक्चुअली हम कोशिश करते हैं मोटिवेट करने के, मस्जिदों में जाते हैं और सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, फिर जाके हम उनके माँ बाप को मोटिवेट करते हैं। अच्छा। और हम चाहते हैं उनसे कि अब वो इसमें शामिल हों, बच्चों को भेजें। तो जब बच्चे आ जाते हैं तो प्रोग्राम हम इतना इंटरेस्टिंग तरतीब देते हैं कि बच्चे खुद ब खुद उसकी तरफ रुझान उनका बढ़ता है। अच्छा, तो फॉरेनर बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं? जहाँ तक अभी तक मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, मेरा ख्याल है एक आध फॉरेनर शामिल हुआ है। अच्छा। लेकिन इसके अलावा मैं मुसलसल ट्यूटरिंग करती हूँ, उर्दू पढ़ाती हूँ। उसमें मैंने बहुत से अमेरिकन बच्चे जो हैं वो शामिल होते हैं। आजकल के दौर में आपको क्या लगता है, मुश्किल है उर्दू बच्चों के दिमागों में फिट करना? मुश्किल है, लेकिन उसके लिए मेथड है। जो टीचिंग मैंने कोर्स किया NYU से, वो आपको मेथड बताते हैं कि किस तरह से आपने उनको बताना है, समझाना है। सही। मसलन जैसे हम अगर बच्चों को बताते हैं कि अलिफ है, तो उसकी हम बताते हैं कि इसकी अप्रॉक्सीमेशन तलफ़ुज़ क्या है इंग्लिश में, और उसके बाद हम उनको बताते हैं कि इसका जो इनिशियल शेप है वो क्या होगी, मीडियल शेप क्या होगी, और फाइनल शेप क्या होगी लफ्ज़ में। सही। और वो प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से बच्चे ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझ सकेंगे। जैसे मैं अब पढ़ा रही हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, वो लॉयर है, माशाल्लाह, अमेरिकन है, लॉयर है, लेकिन उसको उर्दू पढ़ने का शौक़ है।
तो मैं उसको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने उसको इसी तरह से पढ़ाया है कि तलफ़ुज़ भी अच्छा हो सके और आप उस चीज़ को समझ भी सकें। अच्छा, तलफ़ुज़ के बारे में मैं ज़रूर कहूँगी कि जो बच्चे अमेरिकन बॉर्न होते हैं या जो अमेरिकन होते हैं, उनका तलफ़ुज़ थोड़ा सा खड़ा होता है। उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है उनको अल्फाज की। यस, ऑफ कोर्स, सही। अच्छा, अमेरिका में आपने काफ़ी मुशायरे भी करवाए हैं। जी, मैं क्योंकि शायरा हूँ जी, और मेरा ताल्लुक़ शायरी से है, तो इसलिए हम कोशिश ये थी कि हमारी के मुशायरों को भी और शायरी को भी तरवीज दी जाए, फ़रोग़ दिया जाए। सही। मैं और मेरे शौहर मेरे जो हैं, हम लोगों ने कोई 13 साल माशाअल्लाह ऑर्गेनाइज़ किए इंटरनेशनल मुशायरे। तो उन मुशायरों में हमारा सिर्फ यही नहीं होता था कि पाकिस्तान से हों, इंडिया से भी। अच्छा। तो मेरा ख़्याल है जितने भी प्रोमिनेंट पोइट्स थे जो वेल नोन, तमाम के तमाम हमारे हल्का फ़न अदब शुमाली अमेरिका के स्टेज पे वो आए और उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं उनके अंदर एक अपने कल्चर से एक लगाव होता है, एक उनकी नॉस्टैल्जिया होता है। तो वो चाहते हैं कि वो हम अपना कुछ ना कुछ अपना कल्चर के बारे में अपने वाबस्तगी रखें। तो मुशायरा एक सालाना एक मुशायरा जो होता है एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था। सही। और हम यहाँ ये इवेंट करते थे अल्लामा इकबाल डे पे, और कहाँ करते थे, रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में। अच्छा। तो उसमें काफ़ी तादाद में लोग आते थे और वो बहुत शौक़ से शायरों को सुनते थे। और इससे एक बात ये भी होती थी कि जो शायर जो है वो इंट्रोड्यूस होता था, उनकी किताबें हम तक पहुंचती थी, लोगों तक पहुंचती थी, लोगों की लाइब्रेरीज तक वो किताबें पहुंचती थी। सही। और बस ये एक काफ़ी अर्सा तक हम ये करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ज़ाहिर है एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाएगा तो फिर तो आसानियाँ वहीं से शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आपने बताया कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, इंडिया से भी लोग आते थे और भी वहाँ के रहने वाले जो शायर थे वो भी पार्टिसिपेट करते थे। जी हाँ, बिल्कुल, तमाम शायर। एक्चुअली ये सारा एफर्ट जो है हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया कि वहाँ पर मौजूद काफ़ी लोगों को इससे दिलचस्पी है शेर व शायरी से। पहले तो कुछ लोग ग्रुप्स ऐसे थे जो कोशिश करते थे कि आप किसी का भी शेर सुनाएं। अच्छा, एक ताल्लुक कायम करने के लिए लिटरेचर से। और इसके अलावा वहाँ पर गज़ल की महफिलें भी बहुत होती हैं। अच्छा। गज़ल सिंगिंग की, इसमें राहत फ़तेह अली आते हैं और लोग बहुत शौक़ से उनको सुनने के लिए जाते हैं। और इंडिया के भी कुछ लोग थे जो गज़ल सिंगिंग में बहुत मारूफ हैं। सही है, वो भी आते थे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अमेरिका में जो शायर हैं उनका आप अगर स्टेटस बताएं कि वो किस किस्म के शायर और कितने अच्छे वेल नोन शायर वहाँ पे मौजूद हैं। मेरा ख्याल है अमेरिका में बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं। अच्छा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, अब वो हयात नहीं हैं, हनीफ अख्तर साहब थे हमारे हल्का फ़न अदब के सदर थे। बहुत अच्छे और बड़े क्लासिकल अंदाज में लिखने वाले शायर थे। क्या बात है। इसके अलावा अशफाक हुसैन हैं कनाडा में, और हमारी एक बहुत अच्छी क्लासिकल शायरा डॉक्टर सबिया सबा मौजूद हैं वहाँ पर। अच्छा। हमारे घर के करीब ही हैं, स्टैटन आइलैंड में रहती हैं वो। और इसके अलावा और भी बहुत फेमस नाम हैं। मेरी दोस्त हैं मोना शहाब हैं, और नसीम सैयद हैं। वेरी गुड। हाँ, और भी बहुत से लोग हैं जो अच्छे शेर कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी कि ज़ाहिर है पोइट्री में आपने एक अरसा गुजारा है, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें देखी, लोग देखे, तो आजकल के ज़माने में आपको लगता है कि वही पोइट्री का स्टैंडर्ड है और हमारे जितने भी शायर हैं उसी स्टैंडर्ड के आ रहे हैं जैसे पुराने इतने मशहूर नाम गुजरे? शायरी जिस तरह बतदरीज तब्दील होती रही असनाफ उसमें, इसी तरह वहाँ पर भी आज़ाद शायरी और नसरी नज़्म का रवाज भी पैदा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर लोग गज़ल की जो लिखना और गज़ल को कहना जो है ना वो पसंद करते हैं और गज़ल सुनना भी पसंद करते हैं। अच्छा। और तमाम गज़ल के जो कवायद और रवाबित हैं उनको मेरा ख्याल है वो कोशिश करते हैं कि उनको फॉलो करें। सही जी। तो मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा मैसेज अगर आप देना चाहें जो आजकल की जो नौजवान नस्ल है जो शायरी की तरफ मुतवज्जह हो रही है या कुछ भी लिखने की मुतवज्जह हो रही है और उर्दू को अगर फोकस किया जाए, तो क्या आप आजकल की नस्ल को मैसेज देना चाहेंगे? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने यहाँ कुछ बच्चों को देखा और करीब से देखा, मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चों में उर्दू जो है ना पढ़ने का
और उसको सीखने का रुझान यहाँ भी कम हो रहा है। अच्छा। और उर्दू की जो जिस तरह से हम जिस उम्र में हम यहाँ पर पढ़ते थे, तो जिस तरह से उर्दू हम जानते थे उस तरह से आजकल के बच्चे नहीं जान रहे। मैं समझती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि शेर व शायरी या अदब को फ़रोग़ दिया जाए यहाँ पर और इसको ज़्यादा इसकी तरक्की हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ें, मुतालिया। हम लोग ये जो ब्लू स्क्रीन हमारे हाथ में आ गई ना, उसने हमें मुतालिया से दूर कर दिया। हमारा पास टाइम मुतालिया था, किताब थी, और किताब से रिश्ता जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारी इस नस्ल का आज जो हमारी मौजूद है उसका किताब से रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है। और मैं समझती हूँ जितना मुतालिया करेंगे, अगर आप शायरी करना चाहते हैं आप गालिब को पढ़ें, मीर को पढ़ें, और तमाम क्लासिकल शुरा को पढ़ें, मखदूम को भी पढ़ें, आप जोश को भी पढ़ें, फिर नए नए लोगों में आ जाएं। आप फैज़ को, फराज को, अहमद नदीम कासमी को, इन सब को पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने अल्फाज का चुनाव कैसे किया है और अल्फाज को कैसे बरता है। सही गज़ल में। और बात वहीं आ जाती है कि आजकल के दौर में जिस तरह से शायरी आगे बढ़ रही है, वही वाली आपकी बात है कि हमें बेसिक्स हमें नहीं मिल रही हैं। हमें एक प्रॉपर एजुकेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट से शुरू होती थी, जो हमारे घरों से शुरू होती थी, एक वो तरीक़ा ही बदल चुका है। अब ज़ाहिर है बच्चों को जब नहीं बताया जाएगा कि हमारी उर्दू की क्या इम्पोर्टेंस है, शायरी की या किताबों को पढ़ने की, तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा? जी ज़ाहिर है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने घरों में उर्दू बोलने का रवाज बिल्कुल, सबसे पहले। हम तो उस दौड़ में भाग गए हैं कि जहां हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इंग्लिश आ जाए, उर्दू ना भी आए तो चलेगा, लेकिन वो वाली चीज़ जो आप कह रही हैं ना, वो इसी तरीके से पैदा होगी कि हमारी जो उर्दू की इम्पोर्टेंस है वो हर घर में वैसी ही रखी जाए जैसे पुराने वक्तों में थी, कि पहले इंग्लिश का इतना कोई ज़्यादा दौर नहीं था, फोकस नहीं था, उर्दू पे तवज्जो दी जाती थी। नहीं, एक्चुअली हमारे घरों में इस बात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी कि तलफ़ुज़ क्या है। इवन तलफ़ुज़ तक पे बहुत ज़्यादा तवज्जो होती थी माँ बाप की कि कोई गलत लफ्ज़ बोला ना जाए, कोई गलत लफ्ज़ कहा ना जाए, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ को जुमले में। तो ये बहुत बातें ज़रूरी थी। लेकिन अब जो मैं देखती हूँ अक्सर बच्चों के हाथों में वो टेलीफोन होता है। एग्जैक्टली। और 4 बच्चे अगर बैठे हैं तो चारों बच्चों के हाथों में टेलीफोन, और सब अलग अलग एक जगह बैठे हैं और 4-5 लोग बैठे हैं, सबके हाथ में टेलीफोन है और सब टेलीफोन पे मुख्तलिफ चीज़ें देख रही हैं। और एक बात मुझे जो बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि हम मगरिब की तकलीद करें, जो उनके एडवांसमेंट, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, एडवांस तालीम है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इजादात हैं, उनमें हम तकलीद करें, लेकिन अंधी तकलीद ना करें। हाँ। हमारे यहाँ एक सारी चीज़ें साथ लेकर अंधी तकलीद का जो रवाज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पा रहा है, उससे मुझे बहुत अफसोस है उसके लिए कि मैं चाहती हूँ कि भी हमारे बच्चे सीखें वहाँ की। आप हैरान होंगी कि जब सुबह अगर आप किसी वक्त सबवे में बैठें न्यू जर्सी से और न्यूयॉर्क की तरफ सफ़र करें, आपको हर दूसरा शख्स हाथ में किताब लिए नज़र आएगा। क्या बात। और जबकि हम लोगों ने किताब छोड़ दी है और हम डिजिटल वर्ल्ड को, डिजिटल स्क्रीन की तरफ भागे जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, पोइट्री के हवाले से भी आप कुछ आगे काम कर रही हैं? जी हाँ, यही मैंने आपको बताया कि हम ये मुशायरे जो तरतीब देते हैं और सिम्पोजियम करते हैं। और मैं 2 मैगज़ीन्स हैं, एक मैगज़ीन है जहानुमा। अच्छा। मैं उसकी काफ़ी साल से मुदीरा हूँ, और अब हमने एक नया शुरू किया है जौहर इंटरनेशनल के नाम से। अच्छा। जौहर इंटरनेशनल जो है वो सिर्फ वहाँ के लोगों के, लिखने वालों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी बहुत से शुरा का कलाम उसमें छपता है और मज़ामीन भी छपते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं तनकीदी मज़ामीन लिखती हूँ। मैं नस्र नहीं लिखती, फिक्शन नहीं लिखती, अफसाना नहीं लिखती, लेकिन तनकीदी मज़ामीन ज़रूर लिखती हूँ। और क्योंकि एक ख़ास एक मकाम बन गया है
वहाँ पर तो जब कोई नया लिखने वाला किताब लिखता है तो मुझे किताब ज़रूर भेजता है, और मेरी उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं उनकी किताब पे कुछ लिखूं। बिल्कुल, और तो हमारी तनकीदी और तारीफ़ी दोनों लिखती क्या बात है। और हमारी खुशकिस्मती कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे सुने बगैर हम यहाँ से आपको जाने दें। जी, तो कुछ अगर आप अपनी नज़म या पोइट्री जो भी आप सुनाना चाहती हैं तो प्लीज़ सुनाइए। मैं एक तो छोटी सी नज़म आपको सुनाऊंगी। ज़रूर। इसका उन्वान है आवाज़, और ये मैंने ख़वातीन के जो साल था, दिन गुजरा है, उसके मौजू के हवाले से लिखी थी। फिर किसी गुंबदे बेदर में सदा की सूरत, वाह, हाथ फैलाए हुए दस्ते दुआ की सूरत, क्या बात। जमा करते हैं किसी याद के जुगनू सारे, आखिर शब में बिखरती हुई खुशबू तारे, सोचते हैं कोई उम्मीद की छोटी सी किरण, तोड़कर ये दरो दीवार निकल आएगी। रंगोबू सौतो समात के परी खाने में एक दिन फिर मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और एक गज़ल मैं आपको सुनाती हूँ। किससे कहिए हाल दिल, सोजे जहाँ हैरत में है, वो ज़बां बंदी है कि मेरी ज़बां हैरत में है। हर्फ की सच्चाइयाँ हैं हाथ बांधे मुंतज़िर, लिख रहा है ये कलम तर्ज़े बयां हैरत में है। और वो बदलता जा रहा है हर कदम पर इस तरह, वो बदलता जा रहा है हर कदम पर इस तरह, सांस रोके मुस्तकिल मेरा जहां हैरत में है। और बोलते हैं रंग जज्बे बोलती आंखें तेरी, क्या बात। बोलते हैं रंग जज्बे बोलती आंखें तेरी, शीशे की दीवार लेकिन दरमियां हैरत में है। वाह। और जिसकी दीवारों पे वस्लो हिज्र तस्वीरें हुए, जिसकी दीवारों पे वस्लो हिज्र तस्वीरें हुए, अब कहाँ है वो मकी खाली मकान हैरत में है। वाह वाह वाह। और याद के बरगद तले उड़ती सुनहरी तितलियाँ, याद के बरगद तले उड़ती सुनहरी तितलियाँ, उनके पीछे दौड़ती उम्रे रवां हैरत में है। ज़बरदस्त। और लड़ रहे हैं दोनों बेटे बाप की जागीर पर। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा सिनेरियो है। सही। लड़ रहे हैं दोनों बेटे बाप की जागीर पर, एक कोने में खड़ी खामोश माँ हैरत में है। क्या बात। और एक दिन गद्दे सफ़र में मेरे कदमों के निशान गुम हुए ऐसे कि मंजिल का निशान हैरत में है। और फसले कुल इस बार जर्री बेमहक बेरंग है, जर्द है सारा चमन रंगे खिज़ां हैरत में है। वाह वाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आपने लिखा। और मुझे इस चीज़ का ऑनर मिला कि आपके सामने बैठकर मैं सुन रही हूँ। एंड रियली होपफुल कि जिस तरह से आप उर्दू की तरवीज और पोइट्री की तरवीज के हवाले से काम कर रही हैं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में भी इस तरह से आपको मज़ीद अल्लाह ताला कामयाब करे। और जो आपकी एक वो है ना डिसहार्टन एक फीलिंग के बच्चे आजकल की जो हमारी आजकल की नस्ल है वो इस तरफ राग़िब नहीं हो रहे, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, क्योंकि आप जैसे लोग जब तक हैं और काम इस तरह का हो रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो इंट्रैक्शन आपका उनका पैदा ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लेकर आई। बहुत खूबसूरत वक्त आपके साथ गुजरा, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू जी।